Hi friends, hope you are doing great. Welcome to my YouTube channel Smart Study with Abhay. Today I am here to teach you class 9th chapter 1 and part 1 what is democracy by democracy. Okay, तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1. ओके, तो मुझे आपको एक बात और बतानी है कि देखिए मेरे फ़ोन में कुछ मेरे फ़ोन कैमरे में कुछ टेक्निकल एरर होने की वजह से मैं 1 महीने से शूट नहीं कर रहा था, तो उसके लिए मुझे बहुत खेद है या बहुत दुखी है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं आपके कंटिन्यूस वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पता है कि मैंने इसको वीडियो नहीं बनाई है, आई नो वेरी वेल, आप भी लोग समझ रहे होंगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ, बट नाउ I will be continue with you. Okay, so let's start the chapter without wasting our time. तो ये वैसे आपका पॉलिटिकल साइंस का 9th क्लास का एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर रीड हो गया, तो इसलिए फिर हमने इस चैप्टर का नाम फर्स्ट ही रखा है, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है। So before starting the chapter, first we have look at the overview in the chapter. Okay, in the overview we will study about all actually what is the meaning of democracy, from where this word originates. Okay, what are the features of democracy, what are the drawbacks, what are the arguments for democracy, ठीक है। And with this point we will also study difference between democratic government and non-democratic government, ठीक है। तो हम इस सारी चीजों के बारे में चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कौन कौन से फीचर्स पे जरूरी हैं, इसका ब्रॉडर मीनिंग डेमोक्रेसी का है क्या, हमारी कंट्री इंडिया में जो जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है क्या रियली डेमोक्रेसी है यहाँ पे या फिर करप्शन है, तो हम इन सब की स्टडी इस चैप्टर में करेंगे। ओके, तो ये तो आपका हो गया चैप्टर का ओवरव्यू, ठीक है। तो इसमें पहला आपका जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, या आप पे हम बात कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज डेमोक्रेसी, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं आपका चैप्टर शुरू करने से पहले, तो इधर तो आपको बताऊं, आपको चैप्टर में एक पैराग्राफ दे रखा है और फिर एक टीचर का और कुछ स्टूडेंट्स का डिस्कशन दे रखा है। वो डिस्कशन आपका डेमोक्रेसी के ऊपर है और मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि उस टॉपिक को सारे डिस्कशन को जो क्लास में चलता है वहाँ पे, ठीक है, लाइन जो मैडम है और उनके काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको ध्यान से देखिए, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं उसके बाद आपका मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी पे डायरेक्ट आऊंगा, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा सा है, तो चैप्टर को बहुत खिंचवाऊं तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन मेन चीज क्या है, तो हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी की आपका डेमोक्रेसी की जब मैं बात करूंगा, तो डेमोक्रेसी में आपका एक सिंपल सी डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी होगी, बुक में देखिएगा आप जाके, तो आपको मिलेगी डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है। ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी है। और हम 6, 7, 8 तक कौन सी डेफिनेशन पढ़ के आए थे, हम ये पढ़ के आए थे कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, ये हम सबने पढ़ा 6, 7, 8 में। लेकिन यहाँ पढ़ेंगे रियल मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी का। तो डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिनमें रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है पीपल थ्रू इलेक्शन। हम यहाँ भी ये चीज ऐड कर सकते हैं, थ्रू इलेक्शन। इलेक्शन से लोग अपने वोट देते हैं, जनता वोट देती है आपके लीडर्स को, और जो लीडर्स जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं वो आपकी हम मतलब सरकार चलाते हैं। तो डेमोक्रेसी एक वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये तो हमने अभी तक पढ़ा डेमोक्रेसी का मीनिंग एक्चुअली है क्या, आपकी बुक में इतना ही मेंशन है। अगर इसके बाद हम बात करेंगे तो हम कुछ इन कंट्रीज का भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा आपने अगर आपका चैप्टर 1 होता आपके सिलेबस में तो आप उसकी स्टडी करते, लेकिन आपका चैप्टर 1 आपके सिलेबस में है नहीं, तो थोड़ा सा आपको बस ओवर थोड़ा समझा देता हूँ। म्यांमार में आपका आर्मी रूल चल रहा था, ठीक है, म्यांमार में आर्मी रूल था आपका, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। चिली में डिक्टेटर रूल था, डिक्टेटरशिप चलती थी, वहाँ पे पिनोचेट था, उसने पूरी कंट्रोल कर रखा था पिनोचेट ने, तो चिली में उसका रूल चल रहा था। घाना में तो वहाँ की गवर्नमेंट चल रही थी, जरा आप बताओ ना, नाम की फाउंडर थे वामे क्रोमाहा, ठीक है, जोसेफ क्रोस थी, तो जवाहरलाल नेहरू मतलब एक नाम ऑर्गेनाइजेशन था, ये आपके मतलब का नहीं है, 12th का बताया था जब मैंने 12th की वीडियो बनाई थी। तो ये घाना में आपका क्रोमाहा की गवर्नमेंट चल रही थी।
साथ साथ आपकी नेपाल और सऊदी अरब में फॉलो मोनार्कियल सिस्टम चल रहा था। ठीक है, मोनार्कियल सिस्टम में क्या था, मतलब नेपाल और सऊदी अरब में मतलब जैसे आज मैं प्रिंस हूँ, जैसे मैं किंग हूँ, तो कल को मेरा जो बेटा है जो आज को प्रिंस है, मेरे डेथ के बाद वो प्रिंस वो किंग बनेगा। सिंपल सा मतलब पैटर्नल सिस्टम, बेटे के मतलब फादर के बाद बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे बोलते हैं मोनार्कियल सिस्टम। डिक्टेटरशिप में क्या फर्क होता है, डिक्टेटरशिप में फर्क होता है कि मान लो हमारे पूरी कंट्री में किसी के पास पावर है और उसने उस पावर का यूज करके पूरे कंट्री को कब्जा दिया है, तो उसे बोलते हैं डिक्टेटरशिप। ठीक है, मोनार्कियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। मोनार्की में होता है एक राजा भाई राजशाही खानदान में पैदा हुए, उनके बच्चे ही राजा बनेंगे, ये वाला सिस्टम होता है मोनार्कियल सिस्टम। लेकिन इंडिया में क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो इसे हम डेमोक्रेटिक क्यों नहीं कहते हैं। ठीक है, तो इन सब की हम बात करेंगे भाई डेमोक्रेटिक क्यों नहीं कहते हैं, एक्चुअली डेमोक्रेसी रियलिटी में है क्या। ओके, तो इतना तो आपको दे रखा है बुक में। अगर हम इसके बारे में बात करें तो अब हम बात करते हैं आपकी कंटेम्पररी वर्ल्ड में सारी ही जो वर्ल्ड है, मतलब मोस्टली वर्ल्ड में कंट्रीज हैं, मोस्टली वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं वो अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलती है, बट इन रियलिटी वो डेमोक्रेटिक है नहीं। ठीक है, तो अभी तक हमारा बड़ा डेमोक्रेसी 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब हम देखेंगे रियल मतलब है क्या। ठीक है, तो हमने देखा इवन इफ इट इज नॉट, दैट इज व्हाई नीड टू डिस्टिंग्विश। तो हम यहाँ देखेंगे भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसा अपने आप को दिखाता है उसमें एक्चुअल डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अभी तक तो हमने देखा डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी की। हम बात करें तो फीचर्स में हम देखेंगे कि फीचर एक्चुअली डेमोक्रेसी का फीचर है। तो मैंने इधर डेफिनेशन पढ़ी थी डेमोक्रेसी की कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी आपकी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है बाय पीपल। लेकिन इस डेफिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके, जैसे कौन रूलर होगा, कौन लोग वोट देंगे, किस तरीके के इलेक्शंस होंगे, कहाँ इलेक्शंस होंगे। ठीक है, और हम बोलेंगे किस तरह की गवर्नमेंट की फॉर्म होगी। ठीक है, क्या सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो उस डेफिनेशन में से बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के साथ हम डील करेंगे, बट विदाउट डीलिंग विद दैट क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चन को डील करने के लिए आपके फीचर्स को एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, तो फीचर को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो फीचर में क्या है, पहला पॉइंट आपको लर्न रखना है, इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द पीपल। डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो उन्हीं लोगों के हाथ में रहनी चाहिए जो लोग रूल कर रहे हैं। ठीक है, अब मतलब जैसे मान लो हमने किसी को इलेक्ट किया तो उसके पास ही डिसीजन लेने की क्षमता, डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको पाकिस्तान का एक एग्जांपल बताता हूँ। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ थे। ठीक है, जो कि परवेज मुशर्रफ थे जिन्होंने 1 अक्टूबर 1999 में एक मिलिट्री coup लीड किया और उन्होंने पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट को फेंक दिया। ठीक है, और 2002 में उन्होंने वहां पे अपने आप को वहां का प्रेसिडेंट घोषित कर लिया। ठीक है, वहां पे उन्होंने एक रेफरेंडम किया और उस रेफरेंडम के तहत उन्होंने वहां पे अपने आप को उसका प्रेसिडेंट घोषित कर लिया, मतलब डिक्लेयर कर दिया कि वो वहां के प्रेसिडेंट है। 1999 में मिलिट्री coup लीड किया, इलेक्ट गवर्नमेंट फेंक दी, 3 साल बाद एक रेफरेंडम बनाया, उस रेफरेंडम में अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिया। अब उसके बाद हम बात करें और लोग वहां की जो सोशल मीडिया थी, जो वहाँ के एक्टिविस्ट और मॉडरेट लोग थे, वो उन्हें अपोज कर रहे थे। उन्होंने बोला था जो वहाँ का जो रेफरेंडम है वो मेल प्रैक्टिसेस से भरा हुआ है। ठीक है, इसमें फ्रॉड हुआ है, इसमें करप्शन हुआ है, इन सारी प्रैक्टिसेस से आपका बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं। तो उन्होंने अगस्त 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया। इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत क्या था कि इस ऑर्डर के तहत ये था कि आपका जो प्रेसिडेंट है वहां का, जो उन्होंने अपने को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, वो किसी भी प्रोविंशियल मतलब स्टेट की और नेशनल असेंबली को डिसमिस कर सकता है। ये उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर की इशू किया था 2002 में। इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में पहला पॉइंट ये लिखेंगे आप कि प्रेसिडेंट हैड द पावर टू डिसमिस एनी प्रोविंशियल एंड द नेशनल असेंबलीज। और दूसरा पॉइंट वहां पे ये था कि आपका जो सिविलियन कैबिनेट है
वहां पे एक सिविलियन कैबिनेट था जहां पे लोगों के मतलब आम जनता के मतलब एक कैबिनेट बनाया था। उसे सुपरवाइज करेगी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आपकी उसे सुपरवाइज करेगी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आपके आर्मी के ऑफिशियल्स थे और उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आपकी एनएससी वो सिविलियन कैबिनेट को सुपरवाइज करेगी। मतलब कोई भी डिसीजन होगा तो उस डिसीजन को केवल वही ले सकती है। ठीक है, ये आपका क्या था, इस तरीके से उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में 2 पॉइंटों को इशू किया। इस ऑर्डर को इशू करने के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन हुए। ठीक है, और इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन नेशनल असेंबलीज में भी हुए, प्रोविंशियल असेंबलीज में भी हुए। वहां पे इलेक्शन हुए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे। ठीक है, वहां पे डेमोक्रेसी दिख रही थी, लेकिन रियलिटी में अगर हम बात करें कि वहां डेमोक्रेसी थी, क्यों नहीं थी, हम बात करते हैं कि क्यों नहीं थी। आप एक बात कीजिए, सिविलियन कैबिनेट में जो लोग आए थे वो सब आम जनता के लोग थे जिन्होंने कैबिनेट बना रखा था। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी उसमें सारे मिलिट्री ऑफिशियल्स थे और जनरल परवेज मुशर्रफ की चलती थी इसमें, इस ग्रुप में। तो ये ग्रुप सिविलियन कैबिनेट के ऊपर रहेगा, कोई भी डिसीजन लेगा यही लेगा, सिविलियन कैबिनेट नहीं लेगा। ठीक है, तो देखा जाए तो इसमें और वहां पे तो देखा जाए तो वहां के जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, जो सिविलियन कैबिनेट के मेंबर बनेंगे इलेक्ट होने के बाद, वो टोटली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से सुपरवाइज कराएंगे। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आपका किसके अंदर है, ये आपका जनरल परवेज मुशर्रफ के अंदर है। तो देखा जाए तो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो आपकी किसके पास है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर आपकी, बताइए, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर आपकी जनरल परवेज मुशर्रफ के पास है। तो इसलिए हम ऐसे केस को इग्नोर करेंगे, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं मानी जाएगी। सेकंड केस देखते हैं, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर टू फ्रंटलाइन पावर हैव अ फ्री चांस ऑफ लूजिंग। इसमें आपका ये चीज है कि जो भी डेमोक्रेसी है वहां पे फ्री और फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। और जहां पे जो व्यक्ति बंदा अभी जिसकी पार्टी चल रही है उसके पूरे चांसेस हों इलेक्शन में हारने के। ठीक है, अब बात करते हैं चाइना की। चाइना की बात करते हैं आपकी। चाइना में हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं नेशनल पीपल कांग्रेस के मेंबर्स को चुनने के लिए। नेशनल पीपल कांग्रेस के मेंबर को चुनने के लिए हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। और इस ग्रुप में मतलब ये इलेक्टेड पार्लियामेंट थी। और इस ग्रुप में आपका हम बात करें तो नेशनल पीपल कांग्रेस में, इस ग्रुप की बात करें तो इसमें कम से कम 3000 इलेक्टेड लोगों को हर साल चुना जाता था। और कुछ मेंबर्स को आर्मी से चुना जाता था और कुछ मेंबर्स को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से चुना जाता था। ठीक है, तो आपको क्या समझना है, नेशनल पीपल कांग्रेस चाइना में एक ग्रुप था। उस ग्रुप में हम दोबारा समझा रहा हूं आपको, वो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट थी। हमारी इलेक्टेड पार्लियामेंट होती है, चाइना की इलेक्टेड पार्लियामेंट थी। उसमें 3000 मेंबर्स होते थे फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। कुछ मेंबर्स आर्मी से लिए जाते थे और कुछ मेंबर्स आपके इलेक्शन वाइज लिए जाते थे। तो जो इलेक्शन वाइज किए जाते थे, इलेक्शन में वही लोग खड़े हो सकते थे जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की परमिशन ले रखी हो। अगर किसी को इलेक्शन में खड़ा होना है तो पहले वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की परमिशन लेगी। ठीक है, अगर किसी को खड़ा होना है तो। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी होती थी इसमें, इनके इलेक्शंस में, और 8 अदर स्मॉल पार्टीज थी जो इनके इलेक्शन में खड़ी होती थी। समझ में आया? तो ओवरऑल देखा जाए, मान लो मुझे खड़ा होना है, मान लो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में मैंने कर दिया तो मैं नहीं खड़ा हो पाऊंगा। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स ही खड़े हो सकते थे। और अगर आप उस मेंबर पार्टी के मेंबर नहीं हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर परमिशन करी जब भी आप इसमें इलेक्शन में खड़े हो सकते हो और जब भी आप पार्लियामेंट के मेंबर बन सकते हो। तो टोटली देखा जाए इलेक्शन होते थे, लोगों के पास कोई भी चॉइस नहीं है, सिंपल सी बात है। एक तरीके से देखा जाए तो उसी पार्टी की डोमिनेंसी चल रही है, तो डेमोक्रेसी है बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं आपकी मैक्सिको की। मैक्सिको आपका इंडिपेंडेंट हुआ था 1913 में और अंटिल 2000 तक आपकी वहां पे पीआरआई पार्टी,
यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। पीआरआई बोलते हैं पार्टी का नाम, जैसे पीआरआई है वैसे इसका देखा जाए तो आईआरपी बनेगा, लेकिन पीआरआई इस पार्टी का नाम है, पीआरआई पार्टी। नेक्स्ट को में इलेक्शन हर 6 साल बाद होते थे और यहाँ पे पीआरआई पार्टी हमेशा जीतती थी। क्यों जीतती थी इसकी चीज देखिए, पीआरआई पार्टी ने डोमिनेंस जमाना की थी, कौन कौन सी डर्टी ट्रिक्स यूज करती थी। पीआरआई पार्टी क्या करती थी, पीआरआई पार्टी आपका जो भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको पेरेंट्स को फोर्स करती थी कि पीआरआई पार्टी को वोट करें, पीआरआई पार्टी के जो मेंबर्स थे, ठीक है। और पीआरआई पार्टी उन गवर्नमेंट ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक कर रहे हो या बैंक में काम कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनको सारी पीआरआई की पार्टी की मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी। वहाँ पे सोशल मीडिया और जो लोग अपोज बोलते थे उन सबको बैन कर रखा था, ठीक है। लास्ट टाइम पे पोलिंग बाद जो होता है, जहाँ हम वोट देने जाते हैं इलेक्शन, वो चेंज हो जाता था आपका पोलिंग बाद, ठीक है। तो इसमें लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी अपना वोट देने के लिए, इलेक्शन में गड़बड़ी करते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट द स्ट्रैटेजीज यूज्ड बाय पीआरआई पार्टी इन मैक्सिको टू विन इलेक्शन, तो देयर आर 4 पॉइंट्स आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। पेरेंट्स को वोट किया जाता था, ठीक है। सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, जो भी टीचर्स थे, मतलब वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिस में जो काम करते थे, उन लोगों को फोर्स किया जाता था कि वो सारी पार्टी मीटिंग्स अटेंड करें। मीडिया सबको बैन कर रखा था, ठीक है। मैं आपको बता दूं, दिखा भी है, मीडिया को भी बैन कर रखा था उन लोगों ने, ठीक है। और मीडिया हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज इसी की तारीफ करती थी, पीआरआई पार्टीज को, और अपोजिशन पार्टीज को हमेशा मतलब इग्नोर करती थी, मतलब वो क्या काम करवा रही हैं, ठीक है। तो हम बात करें तो यहाँ पे लोगों के पास क्या है, लोगों के पास चॉइस तो है, और पार्टीज भी खड़ी होती थी, लेकिन हर बार आती थी पीआरआई जीतती थी। लोगों के पास चॉइस है, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो पीआरआई ने पूरा कंट्रोल कर रखा है। तो हम डेमोक्रेसी यहाँ भी नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए तो डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, जहाँ पे जो लोग पावर में हैं वो हार भी सकते हैं, ये नहीं कि वही जीत रहे हैं, अपनी बात से नहीं जीतना है, ठीक है ना। तो 2 फीचर्स मैंने आपको बताया कि थर्ड फीचर और फोर्थ फीचर को डिस्कस करेंगे। थर्ड फीचर में बात करेंगे इन अ डेमोक्रेसी सारे जो एडल्ट सिटीजंस हैं उन सबको 1 वोट मिलना चाहिए और उस वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी में ये भी जरूरी है। जैसे एग्जांपल हम सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया में आपकी वुमेन्स को वोट देने का राइट है ही नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें एस्टोनिया की, तो एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटी है, रशिया के जो लोग रहते हैं, उनके वोट की वैल्यू नहीं है। कुछ लोगों को वोट देने की इजाजत है, कुछ को नहीं है। और फिजी में जो इंडिया के लोग फिजी में रह रहे हैं, इंडियन फिजी, उनके वोट की वैल्यू बहुत कम है, और इंडिजिनियस फिजी जो वहाँ के पर्टिकुलर फिजी के लोग हैं उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट, सबका 1 वोट और उस 1 वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। तो थर्ड फीचर ये है डेमोक्रेसी का। फोर्थ फीचर की बात करें तो फोर्थ फीचर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें जो रूल्स हैं वो लिमिट्स में होने चाहिए, जो कि मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपने लिमिट में ही, मतलब कुछ रूल्स उसके लिए बनाए जाने चाहिए और उससे अपने लिमिट में ही रह के काम करना है, जो कि सेट की गई है लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और सिटीजंस राइट्स। तो सिटीजंस राइट का भी ध्यान रखना है, और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ने जो उसके लिए लिमिट बनाई है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उस लिमिट को भी देखना है। हम बात करते हैं जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे एक कंट्री है, वो इंडिपेंडेंट हुआ था 1980 में, 1980 में। वहां पे एक जानु पीएफ पार्टी है, जिसका नाम जानु पीएफ है पार्टी है, और इसके लीडर है रॉबर्ट मुगाबे। वो बहुत फेमस लीडर हैं और हर बार इलेक्शन जीतते हैं, और इलेक्शन जीतने के लिए वो कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस को भी यूज करते हैं। मैंने अपना प्रैक्टिकल उतार दिया, सीधा समझ रहे होंगे मैं आपका चश्मा क्यों उतार दिया, प्रोसेस प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो मैंने अपना प्रैक्टिकल हटा दिया है, ठीक है ना। तो जिम्बाब्वे जानु, तो मैंने बताया था रॉबर्ट मुगाबे वहां के प्रेसिडेंट है, और वो हर बार अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज करते हैं जीतने के लिए। जैसे कि उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने अपने आप को बार-बार अपनी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। जैसे उनकी जो ड्यूरेशन है वो हर बार इंक्रीज कर देते हैं,
जैसे उन्होंने अपना प्रेसिडेंट का पहले वो 5 साल के थे, फिर उन्होंने और 5 साल कर दिया, तो ऐसे अपनी वो काफी सारे पावर बनाते गए और लोगों के लिए अकाउंटेबल बिल्कुल भी नहीं है एंड मेक्स लेस नो अकाउंटेबल फॉर द पीपल। मतलब कोई भी बात के लिए अपनी जो बात है अगर गवर्नमेंट उनसे लोग पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, कोई मतलब नहीं जवाब देने का, कोई नो अकाउंटेबल। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज बैन कर रखी थी, कोई भी न्यूज़पेपर अगर उनके खिलाफ छापता है उनके न्यूज़ को बैन कर दिया गया है और एक वहाँ पे एक लॉ बना दिया गया है कि प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, मतलब एक लिमिट कर दी गई है कि प्रेसिडेंट को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। और उन्होंने एक चीज ये भी सेट कर दी है कि वहाँ पे अपोजिशन पार्टी वर्कर्स हैं उनकी मीटिंग डिस्टर्ब कर देते थे वो लोग, ठीक है, और वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, मतलब लोग विरोध करते हैं, सब बैन कर रखे हैं जानू पीएफ पार्टी ने। और इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स बट द गवर्नमेंट हायर्स जर्नलिस्ट टू गो अगेंस्ट इट। मैं बताया था ना आपको, सबको बैन कर रखा था उन्होंने, जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं वो सब उनके लिए बुरे हैं, ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट मानो गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन आ रहा है उनके खिलाफ, तो वो भी अगर उनके खिलाफ आ रहा है तो गवर्नमेंट तो उसे भी वो बंद करवा सकते हैं उसे, ठीक है। इसमें आपको लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट हैज इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज्ड जजेस। उन्होंने जजेस को प्रेशराइज करके कुछ मैटर्स को इग्नोर कर दिया है। तो क्या आपको लग रहा है कि जानू पीएफ पार्टी ठीक कर रही है, बार-बार इलेक्शन सही हो रहे हैं, हर चीज ठीक हो रही है, लेकिन वो ट्रिक्स ऐसी यूज करती है जिससे वो हर बार जीत जाती है, ठीक है। तो आपका हमेशा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये नहीं है कि आपका एक कोई भी पॉपुलर लीडर है तो जरूरी है वो डेमोक्रेटिक भी हुआ, वो ऑटोक्रेटिक भी हो सकता है, वो डिक्टेटरशिप भी फॉलो कर सकता है। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक राजा को, एक किंग को या एक लीडर को लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना है, ठीक है, उनके बारे में सोचना है उनके लिए क्या अच्छा है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, अपनी बात को रख सकें, कुछ सोच सकें, जो मन आए वो बोल सकें, जैसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, टू स्पीक फ्रीली, मतलब ओपिनियन रख सकें अपनी बात का, उस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि दे शुड बी फ्री टू थिंक, टू हैव ओपिनियंस, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकें पब्लिक में, एसोसिएशंस फॉर्म कर सकें, प्रोटेस्ट कर सकें, कोई भी विरोध करना है तो विरोध भी कर सकें, और गवर्नमेंट की नजर में सब लोग इक्वल हों, ठीक है, और गवर्नमेंट की बात को सब लोग माने और गवर्नमेंट सबके लिए वेलफेयर की सोचे, कोई भी रिच और पुअर में डिफरेंशिएट ना करे। लेकिन यहाँ पे ऐसा सब कुछ नहीं हो रहा था, तो इसलिए डेमोक्रेटिक नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आप एक चीज और है कि जो बताती है कि डेमोक्रेसी है, मतलब आपके लिए आप इलेक्शन जीत रहे हैं तो एक नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी रखें, आप अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को भी जगह दें, वो आपके बारे में भी कुछ बोल सकें ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। नहीं आपने सारी पार्टीज बैन कर दी, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज भी होनी चाहिए। और साथ साथ आपको ये बात भी याद रखनी है कि आपने जो प्रॉमिसेस पहले किए थे इलेक्शन के, उनको भी आप बाद में कंप्लीट करें, ठीक है। तो और कोई भी डिसीजन कंसल्टेशन से लें, सब लोगों से डिस्कस करने के बाद लें, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कुछ राइट्स और रिस्पांसिबिलिटीज हैं जिनको आपको देखना ही देखना है, तो उनके बारे में भी स्टडी करनी है। तो मतलब ये सब चीज एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, तो ये क्वालिटीज हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को होने के लिए, जो कि मैंने आपको डिस्कस कर दिया, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, लॉन्ग नहीं खींचा है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई इसीलिए, ओके। तो मैंने आपको बताया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूल्स होने चाहिए, कुछ लिमिट्स होनी चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सेट करेगी, और साथ साथ सिटीजन की राइट्स के उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम बात करेंगे आपका पार्ट 2 में, जिसमें हम आर्गुमेंट्स फॉर और आर्गुमेंट्स अगेंस्ट पढ़ेंगे, और आपका जो बाकी का चैप्टर है वो हम पार्ट 2 में एंड कर देंगे। इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे। तो थैंक यू टू वॉच माय वीडियो, एंड प्लीज अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको इफ यू हैव एनी कमेंट रिगार्डिंग दिस वीडियो देन प्लीज आस्क मी in the comment box. Definitely I will give you the reply. Okay, thank you so much, और बने रहिए मेरे चैनल पे स्मार्ट स्टडी विद। थैंक यू सो मच गाइस।